हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर पयोली है। मैं दर्शन शास्त्र विभाग आरटीएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं जिनके विषय में आज आपके साथ बातें करने आई हूँ वो हैं प्रसिद्ध दार्शनिक कांट। आज हम कांट के ज्ञान मीमांसा सिद्धांत पर कुछ आवश्यक चर्चाएं करेंगे। कांट के ज्ञान मीमांसा सिद्धांत पर चर्चा करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि कांट के ज्ञान मीमांसा सिद्धांत को हम जिस नाम से जानते हैं वो है समीक्षावाद। आधुनिक विचारकों में यदि हम देखें तो कांट को सर्वश्रेष्ठ विचारक या सर्वोत्तम विचारक के दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। इनके विचार को समीक्षावाद इसलिए भी कहा गया है कि इन्होंने अपने से पूर्व प्रचलित दो सिद्धांतों ज्ञान मीमांसा संबंधी दो सिद्धांतों यथा बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों ही सिद्धांतों की यथोचित विवेचना की और दोनों ही सिद्धांतों के बीच की जो खामियां थीं उन्हें दूर कर उनके जो सकारात्मक पक्ष थे उनके बीच समन्वय स्थापित कर सर्वथा एक नवीन सिद्धांत का प्रारंभ किया जिसे हम दर्शन के क्षेत्र में समीक्षावाद के रूप में जानते हैं। वैसे तो यह विषय जो आज मैं लेकर आई हूँ वो स्नातक द्वितीय खंड में पढ़ाया जाने वाला एक विषय है, परंतु दर्शन में किसी विषय को किसी खंड से समेटना बहुत ही दुर्लभ है। जो भी दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं वो जिस भी ईयर में हैं, संभवतः मेरा यह वीडियो मेरा यह प्रेजेंटेशन उनके काम आएगा। इसी अपेक्षा के साथ आज प्रस्तुत है कांट के ज्ञान मीमांसा सिद्धांत के ऊपर एक संक्षिप्त चर्चा। तो आइए हम देखते हैं कांट का समीक्षावादी ज्ञान सिद्धांत मुख्यतः किन बिंदुओं पर विचार करता है। मैंने इसे दो भागों में बनाया है क्योंकि एक बहुत ही विस्तृत विषय है और इसे 6 मिनट या 7 मिनट के वीडियो में समेटना मेरे लिए सर्वथा असंभव था। समीक्षावाद का कोई इतिहास नहीं। यह सिद्धांत सिर्फ एक व्यक्ति का सिद्धांत है और वे व्यक्ति हैं इमानुएल कांट। वैसे तो कांट की बहुत सारी रचनाएं हैं जिनकी चर्चा यदि हम करने बैठे तो बहुत ही समय लगेगा, लेकिन मुख्यतः उनकी 3 रचनाओं की बात यहाँ करना मुझे जैसा महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीज़न, क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न और क्रिटिक ऑफ जजमेंट, ये 3 उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिस पर उनका ज्ञान मीमांसा सिद्धांत आधारित है। अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि कांट अपने मत को समीक्षावाद इसलिए कहते हैं कि यहाँ इन्होंने पूर्ववर्ती सिद्धांतों यथा अनुभववाद तथा बुद्धिवाद के ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान की संभावना, मनुष्य के ज्ञान प्राप्ति की क्षमता तथा उसकी सीमा आदि की परीक्षा कर अपने समीक्षावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बुद्धिवाद जिसके जनक रेने डेकार्ट्स को माना जाता है और जिन दार्शनिकों का नाम हम मुख्यतः बुद्धिवाद में लेते हैं जैसे डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज़, ये तीनों दार्शनिकों ने अपने ज्ञान मीमांसा सिद्धांत में जिस पक्ष पर जोर दिया वह थी ज्ञान का सर्वमान्य होना, ज्ञान की सार्वभौमिकता और ज्ञान की अनिवार्यता। इन 2 पक्षों पर इन दार्शनिकों ने सर्वाधिक बल देते हुए ज्ञान में नवीन पक्ष का होना या अनुभव के स्थान को इन्होंने गौण कर दिया। वहीं जब हम अनुभववाद की समीक्षा करते हैं तो मुख्यतः अनुभववाद में हम 3 दार्शनिकों के विषय में पढ़ते हैं, लॉक, बर्कले एवं ह्यूम। जब हम इन तीनों दार्शनिकों के सिद्धांत की ज्ञान मीमांसा सिद्धांत की चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ इन्होंने ज्ञान में बुद्धि की उपेक्षा करते हुए अनुभव पर बल दिया और
ज्ञान में सार्वभौमिकता और अनिवार्यता को दरकिनार कर ज्ञान के नवीन होने पर ज़्यादा जोर देते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे, जब आवश्यक हो जाता है कि यहाँ आगे बढ़ने से पहले हम बुद्धिवाद और अनुभववाद के बीच एक विस्तृत तुलनात्मक व्याख्या हम कर दें। बुद्धिवाद जहाँ ज्ञान की उत्पत्ति का साधन बुद्धि को स्वीकार करता है, वहीं अनुभववाद ज्ञान को अनुभव से उत्पन्न मानता है। बुद्धिवाद ज्ञान की प्राप्ति का साधन जन्मजात प्रत्यय को स्वीकार करते हैं, वहीं अनुभववाद ज्ञान को अर्जित मानता है। बुद्धिवाद ज्ञान की निगमनात्मक पद्धति को स्वीकार करता है, वहीं अनुभववाद ज्ञान की पद्धति आत्मनात्मक मानता है। बुद्धिवाद ज्ञान का आदर्श गणित को स्वीकारता है, वहीं अनुभववाद ज्ञान का आदर्श भौतिक विज्ञान को मानता है। बुद्धिवादी ज्ञान में सार्वभौमिकता तथा अनिवार्यता पर बल दिया जाता है, वहीं अनुभववाद ज्ञान में केवल नवीनता को ही अनिवार्य स्वीकार करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कांट ने उपर्युक्त दोनों ही सिद्धांतों की विवेचना की और दोनों ही सिद्धांतों के विमर्श के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बुद्धिवाद और अनुभववाद ज्ञान के साधन के रूप में जिस पक्ष को स्वीकार करते हैं वहाँ तो वे सही हैं, परंतु जिसे वे अस्वीकृत कर देते हैं वहीं वे गलती कर बैठते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा है, दे आर ट्रू इन व्हाट दे अफर्म बट फॉल्स इन व्हाट दे डिनाई। कांट के अनुसार बुद्धिवाद ज्ञान में सार्वभौमिकता तथा अनिवार्यता को तो स्वीकार करता है, परंतु नवीनता की उपेक्षा कर देता है, वहीं अनुभववाद ज्ञान में केवल नवीनता को महत्वपूर्ण मान सार्वभौमिकता तथा अनिवार्यता की उपेक्षा कर बैठता है। कांट के अनुसार ज्ञान में तीनों ही गुणों का रहना आवश्यक है, अर्थात ज्ञान को सार्वभौम और अनिवार्य होने के साथ साथ नवीन भी होना चाहिए। अब हम कांट के अनुसार उनकी दी हुई ज्ञान की परिभाषा का विश्लेषण करेंगे। ज्ञान की अपनी परिभाषा में कांट ने कहा है कि ज्ञान संश्लेषणात्मक प्रागानुभविक निर्णयों का एक तंत्र है, अ सिस्टम ऑफ सिंथेटिक जजमेंट ए प्रायोरी। यहाँ हम देखते हैं कि ये परिभाषा मुख्यतः दो भागों में विभक्त की जाती है, या दार्शनिकों ने इसे दो भागों में विभक्त कर इसकी विवेचना की है। मुख्यतः इस परिभाषा के दो भाग हो जाते हैं, पहला विश्लेषणात्मक निर्णय और दूसरा संश्लेषणात्मक निर्णय। विश्लेषणात्मक निर्णय कैसे निर्णय? विश्लेषणात्मक निर्णय उन निर्णयों को कहा जाता है जिनमें विधेय पद उद्देश्य का केवल विश्लेषण करता है, उसके संबंध में कोई नया ज्ञान नहीं देता। उदाहरण के तौर पर जब हम कहते हैं कि मनुष्य एक विवेकशील पशु है, तो यहाँ विधेय पद विवेकशीलता उद्देश्य पद मनुष्य के संबंध में कोई नया ज्ञान नहीं दे रहा होता है, वो केवल मनुष्य का विश्लेषण कर रहा होता है। अब हम देखेंगे संश्लेषणात्मक निर्णय क्या है। संश्लेषणात्मक निर्णय वैसे निर्णय होते हैं जहाँ विधेय पद उद्देश्य के संबंध में कोई नई जानकारी देता है। जैसे हमारा यह कहना कि गुलाब लाल है, यहाँ लाली गुलाब के विश्लेषण से निश्चित नहीं होती, बल्कि यह हमारे अनुभव करने पर निर्भर करती है। अर्थात यहाँ हम गुलाब के संबंध में कुछ नई बात कह रहे होते हैं, कोई नया ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं, जिसका कि अभाव विश्लेषणात्मक निर्णय में होता है। तो सारांशतः हम कह सकते हैं कि कांट ने अपने पूर्व के दोनों ही मुख्य सिद्धांतों यथा बुद्धिवाद और अनुभववाद की विवेचना की, उनकी समीक्षा की और उनकी समीक्षा के पश्चात उनके एकांगी पक्ष को समन्वित करने का प्रयास अपने दर्शन में किया। उन्होंने ज्ञान में जहाँ ज्ञान का अनिवार्य और सार्वभौम होना स्वीकार किया, वहीं उन्होंने सार्वभौम अनिवार्य के साथ ही ज्ञान का नवीन होना भी उतना ही अधिक महत्वपूर्ण
स्वीकार किया, अर्थात ज्ञान सार्वभौम, अनिवार्य तथा नवीन होना चाहिए। इस परिभाषा का एक पक्ष और हम देखते हैं, ज्ञान का अनुभव निरपेक्ष या प्रागानुभविक होना। प्रागानुभविक निर्णय वे निर्णय हैं जिनकी सत्यता किसी विशिष्ट स्थान या काल में सीमित नहीं होती, बल्कि यह अनिवार्यता सभी पर, सभी देश और सभी काल में लागू होती है। अर्थात वे निर्णय जो सार्वभौम तथा अनिवार्य हैं, उन्हें हम प्रागानुभविक निर्णय कहते हैं। ऐसे निर्णयों को हम ज़्यादातर गणित के क्षेत्र में पाते हैं, जैसे 2 और 2 मिलाकर 4 होते हैं। यह गणित का ज्ञान है, गणित पर आधारित ज्ञान है, और हम किसी भी देश और काल में हों, किसी भी अवस्था में हों, वहाँ 2 और 2 बराबर 4 ही होगा, 5 कभी भी नहीं हो सकता। इस तरह के निर्णयों को विश्लेषणात्मक निर्णय कहते हुए, प्रागानुभविक निर्णय कहते हुए, इन निर्णयों में सार्वभौमिकता और अनिवार्यता पर बल दिया जाता है। अब हम देखेंगे अनुभवाश्रित निर्णय। अनुभवाश्रित निर्णय वैसे निर्णय होते हैं जिनकी सत्यता विशेष देश काल से संबंधित होती है। इस तरह कांट ज्ञान को संश्लेषणात्मक प्रागानुभविक निर्णयों का समूह मानते हैं और अपने ज्ञान संबंधी विचारों में सार्वभौमिकता, अनिवार्यता तथा नवीनता तीनों ही पक्षों पर बल देते हुए अपने समीक्षावादी दर्शन का प्रतिपादन करते हैं। ये कांट के ज्ञान मीमांसीय विश्लेषण का एक पक्ष था जो आज मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। अब मैं अपने दूसरे वीडियो में कांट के ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत की विवेचना लेकर उपस्थित होंगी। तब तक धन्यवाद।